इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निसेरिया के बारे में। निसेरिया के जो मेडिकली इम्पोर्टेंस जो स्पीसीज़ है इस जीनस की, वो है सबसे पहली निसेरिया मेनिंजाइटिडिस और दूसरी है निसेरिया गोनोरी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है निसेरिया मेनिंजाइटिडिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में निसेरिया गोनोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं निसेरिया मेनिंजाइटिडिस के बारे में। निसेरिया मेनिंजाइटिडिस की सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी। यह एक ग्राम नेगेटिव अंडे आकार का और 0.6 to 0.8 डायमीटर का जोड़ों में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है, जिसका एडजेसेंट साइट अर्थात जिसके साइड से वह दूसरे जीवाणु से जुड़ा रहता है वह सतह चपटी होती है और यह आगतिशील और स्पोर निर्माण नहीं करता। तो आइए हम देखते हैं आखिर ये दिखाई कैसा देता होगा। माइक्रोस्कोप में देखने पर ये हमको जोड़े में पेयर्स में दिखाई देते हैं और जिसके एडजेसेंट साइड जो है फ्लैट रहते हैं और दूसरे साइड जो रहते हैं वो जो है ओवल शेप के रहते हैं। तो हमको ये पेयर में पाया जाने वाला जीवाणु जो है ये ओवल शेप का दिखाई देता है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी के बाद हम बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इसके ये जो बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन में ही ग्रोथ करता है, जिसको ग्रोथ करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में 7.4 pH मान की ज़रूरत होती है। मेनली ये इनरिचमेंट मीडिया में ही ग्रोथ करता है, जिसमें 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक होता है। अलग अलग प्रकार के ब्रोथ में और अगार में इसकी वृद्धि कैसे होती है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है सीरम ब्रोथ में यह 37 डिग्री सेल्सियस में 24 घंटे इंक्यूबेशन करने के बाद ये इसमें हमको टर्बिडिटी दिखाई देती है। दूसरा ब्लड अगार मीडियम में ये 1 mm के डायमीटर के गोलाकार उत्तल पारदर्शी कॉलोनी का निर्माण करते हैं। कॉलोनी में हीमोलाइसिस हमको नहीं दिखाई देता है। कॉलोनी की सांद्रता बटर जैसी होती है जो आसानी से इमल्सिफाई हो जाती है। तीसरा जो मीडियम है वो है थेयर मार्टिन मीडियम, अर्थात शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं TMM मीडियम। इसमें ये एक्चुअली में ये किस लिए उपयोग में आता है, तो इसका उपयोग जो है एंटीबायोटिक के साथ में किया जाता है, जो कि निसेरिया मेनिंजाइटिडिस को दूसरे नॉर्मल फ्लोरा से क्या करती है, आइसोलेट करने का काम करती है। तो इस तरह के अगार का उपयोग जो हम आइसोलेट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब आइए देखते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, अर्थात कौन कौन सी डिजीज़ ये प्रोड्यूस करता है। मेनिंजाइटिस जो है किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेंट और चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा इस बीमारी के चपेट में आते हैं। इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये जो है ब्रेन के जो लेयर होते हैं, मेनिंजस होते हैं, उसमें ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। संक्रमित मनुष्य का जो नेज़ोफेरिंक्स होता है वो जो है मुख्य स्रोत होता है, अर्थात जो अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसका जो नेज़ोफेरिंक्स है वही जो है सोर्स होगा, मेन सोर्स। वहीं से ही संक्रमण दूसरे व्यक्ति को फैलेगा, जो कि ड्रॉपलेट के द्वारा या कैरियर के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इस संक्रमण की रोग उद्भवन काल अवधि 3 से 4 दिन की होती है, अर्थात अगर ये किसी को इन्फेक्ट कर जाए तो 3 से 4 दिन के बाद उसमें लक्षण उभर कर आते हैं। संक्रमित होने के 3 से 4 दिन के बाद संक्रमण 3 स्टेज में बांटा जा सकता है। तो पहला जो है इसे एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, दूसरा है मेनिंजोकॉक्सेमिया स्टेज और तीसरा है मेनिंजाइटिस प्रॉपर। तो सबसे पहले देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक स्टेज के बारे में। इस स्टेज में बैक्टीरिया नेज़ोफेरिंक्स में रहता है तथा नेज़ोफेरिंजियल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। यह स्टेज की अवधि कुछ दिन से महीने तक रह सकती है, अर्थात इस स्टेज में बैक्टीरिया सिर्फ उसके नेज़ोफेरिंक्स में रहेगा और कहीं भी नहीं जाएगा, उसके ब्रेन तक नहीं जाएगा। दूसरे स्टेज में क्या होता है
कि ये बैक्टीरिया मेनिंजस तक पहुंचता है। देखते हैं कैसे पहुंचता है, विद द मेनिंजोकॉक्सेमिया स्टेज। इस स्टेज में बैक्टीरिया का जो कुछ समूह है नेजोफेरिंग्स से सर्वाइकल लिम्फ नोड से जो है ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, जिससे उस व्यक्ति को फीवर, कपकपी, मलेइस अर्थात मस्कुलर पेन और त्वचा में चकत्ते पड़ सकते हैं और थ्रोम्बोसिस भी हो जाता है। उसके ब्लड वेसल्स में जो है थक्का बनने लगता है। जॉइंट तथा लंग्स में लीजन उत्पन्न होते हैं और एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी होती है, अर्थात एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलने होते हैं उसमें कमी आ जाती है। तो उसमें थ्रोम्बोसिस के कारण जो है कुछ सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, जिस कंडीशन को हम डिसएमिनेट इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कहते हैं, अर्थात शॉर्ट में DIC। तीसरा जो स्टेज है उसका मेनिंजाइटिस प्रॉपर में, इस स्टेज में जीवाणु ऑल्फैक्टरी नर्व के पेरिफेरल शीथ के साथ, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है हमको जो है आप लोग जानते होंगे, ये क्रेनियल नर्व की जो है सबसे पहली नर्व होती है ऑल्फैक्टरी। तो यहाँ से फेरिंग्स से ये जो बैक्टीरिया है वो पेरीन्यूरियल शीथ के माध्यम से सब एरेक्नॉइड स्पेस तक पहुँच जाता है, जहाँ पर CSF बहता है। साइनोसाइटिस भी उत्पन्न करता है। लिम्फेटिक की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिसके अतिरिक्त यह ब्लड और कंजक्टाइवा के माध्यम से भी ब्रेन तक पहुंच सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद यह सपुरेटिव लीजन भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि पस भी फॉर्मेशन करता है, जिसमें मुख्यतः जो है मेनिंजस यानी कि लेयर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्टेक्स एंड बेस ऑफ ब्रेन, ये इन जगहों पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे कुछ बड़े बड़े लक्षण उभर कर आते हैं, जैसे कि सिर में बहुत तेज़ दर्द होना, गर्दन का अकड़ जाना, उल्टी का होना, डिलीरियम यानी कि नींद में बड़बड़ाना और मेंटल कन्फ्यूज़न। उसके बाद आइए देखते हैं हम इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमको ल्यूकोसाइटोसिस दिखाई देगा, यानी कि बढ़े हुए WBCs नज़र आएंगे। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हमको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो बढ़े हुए % में शो होगा। और बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम 2 तरह के नमूने लेते हैं, एक तो CSF और दूसरा ब्लड। CSF के नमूने को लंबर पंक्चर से प्राप्त किया जाता है। लंबर पंक्चर करने के बाद हमको CSF को 2 पार्ट में बांट लेना है। एक पार्ट को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसमें जो अवक्षेपित पदार्थ मिलेगा उसको हमको ग्राम स्टेन करना है और उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। दूसरे पार्ट को हमको जो है उसका कल्चर करना है ब्लड अगार मीडियम में। ब्लड कल्चर में भी अगर फिर दूसरा है ब्लड कल्चर में भी हमको जो है तकरीबन 40% केसेस में इस बैक्टीरिया के मेनिंजाइटिस के होने की, नेसेरिया मेनिंजाइटिस के होने की पुष्टि मिल जाती है। एटॉप्सी में भी इस कल्चर को किया जा सकता है, अर्थात अगर किसी की मौत हो गई इस बीमारी की वजह से, तब उसकी एटॉप्सी भी कर सकते हैं, अर्थात ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का हम नमूना लेते हैं उस व्यक्ति के शरीर से, मृत शरीर से, और उसका ग्राम स्टेन करते हैं तो हमको इसके होने की पुष्टि मिल जाती है और इसका कल्चर भी करते हैं। इसमें कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट भी हैं, जैसे कि एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट के जरिए से हम जो क्या करते हैं, इसमें ब्लड अगार मीडियम से पायसित नमूने को सेलाइन के साथ घोल बना लेते हैं और उसका एंटीसीनम के साथ मैच करते हैं। अगर क्लम्पिंग दिखाई देती है तो टेस्ट के पॉजिटिव होने की पुष्टि हो जाती है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका सल्फोनामाइड और क्लोरेम्फेनिकोल के द्वारा किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक से हम करते हैं। और इसकी वैक्सीन के बारे में बात करूं तो कुछ वैक्सीन है, जैसे कि जिसको बनाया जाता है पॉलीसेकेराइड सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म के पॉलीसेकेराइड सरफेस से ही वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। तो अब आइए देखते हैं इसके नोट्स के बारे में। It is all about Neisseria meningitis. Thank you.